हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटिविजन में। और आज हम लोग पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम के तहत विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग को पता ही है कि पिछले क्लासेस में हम लोग धीरे धीरे जो चीज़ें टॉपिक छूट गई थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सारी चीज़ों को डिटेल में बताया जाए, ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इससे किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो वो आप सॉल्व कर सको। जितने भी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है या फिर एंशिएंट इंस्टीट्यूशन है हायर लर्निंग के, उससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये विक्रमशिला हो या तक्षशिला हो या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी हो, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के हम इसी सीरीज़ में कवर करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में डिटेल से, ठीक है, जो आपका यूनिट 10 के तहत कवर होगा, जो आपको पढ़ना है हायर एजुकेशन सिस्टम। और उसमें आपका एक टॉपिक है एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। उसके तहत हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार विक्रमशिला विश्वविद्यालय है क्या। तो ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का फोटो, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आज हम जो कवर करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, उसमें होगा कि आखिरकार इसकी स्थापना किसने की, इससे जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण यहाँ से शिष्य निकले, किन किन राजाओं इनके समकालीन थे, ये सारे इससे रिलेटेड और भी कौन से नाम है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो हम आज डिटेल से विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कवर करेंगे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपको बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, ये भी एक कह सकते हो कि आप महाविहार था, ठीक है, एक बौद्ध मठ था। आपको लगता होगा कि मैम ये महाविहार क्या है। तो महाविहार ऐसे संस्थानों को कहते हैं जो बौद्ध मठों में सबसे श्रेष्ठ होता है, ठीक है। जैसे कि विक्रमशिला हो गया, तक्षशिला हो गया या फिर नालंदा हो गया, इनको महाविहार की श्रेणी में रखी गई, क्योंकि बाकी सारे बौद्ध मठ जो भी होते थे जहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, उसमें से ये सारे बहुत अहम थे, उनसे श्रेष्ठ श्रेणी में थे, इसलिए विक्रमशिला को एक महाविहार भी माना जाता है। तो ये रहा पिक्चर आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। और हम आपको कुछ और बता देते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है बौद्धकालीन शिक्षण संस्थाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे जो बौद्धकालीन शिक्षा थी वहाँ पे दी जाती थी। तो ये जो बौद्धकालीन शिक्षण संस्थाएं हैं वो उदनपुरी में दी जाती थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, नालंदा में, तक्षशिला में, जगदल्ला में और बल्लभी में। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सारे जो थे सभी मठों में श्रेष्ठ थे, एक तरीके से ये बौद्ध महाविहार की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा। ये सारे के सारे बौद्ध शिक्षण संबंधित नाम हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग अब जानते हैं विक्रमशिला के इतिहास के बारे में कि आखिरकार विक्रमशिला को इस्टेब्लिश किसने किया। तो विक्रमशिला के महाविहार की जो स्थापना थी वो किए थे नरेश धर्मपाल ने। किसने किया था? नरेश धर्मपाल ने। कब किया था? तो 775 से 800 ईस्वी में इसकी स्थापना करवाई थी नरेश धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी। उसने यहाँ पे मंदिर तथा मठ बनवाए और उन्हें उदारता पूर्वक अनुदान दिया, ठीक है। वो जब तक थे तब तक अनुदान देते गए विक्रमशिला विश्वविद्यालय को या फिर अपने द्वारा बनाए गए अनेक मंदिर और मठों को, ठीक है। यहाँ पे 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे, ठीक है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या बने हुए थे? 160 विहार, ठीक है, और व्याख्यान के लिए भी अनेक कक्ष बनाए गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने महाविद्यालय आते थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 महाविद्यालय आते थे, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि विक्रमशिला महाविद्यालय के विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 महाविद्यालय आते थे। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक एक द्वार पंडित बैठता था, ठीक है। जितने भी महाविद्यालय होते थे इसके अधीन आते थे, उनके द्वार पे एक एक द्वार पंडित बैठाया जाता था। और द्वार पंडितों के भी अलग अलग द्वार के अलग अलग नाम हुए करते हैं, जो नाम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो नाम हम भी आपको बताएंगे, वो नाम भी आपको
याद रखना है, ठीक है। धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं शती तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान करते रहे। मतलब कि 800 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ लगभग, तो ये 13वीं शताब्दी तक जितने भी धर्मपाल के नरेश धर्मपाल के वंशज हुए इस विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान करते रहे, इसकी देखभाल करते रहे, इसको अनुदान देते रहे, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ कि विक्रमशिला बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि लंबे समय काल तक जो धर्मपाल थे वो इसको संरक्षण या फिर उनके आने वाले वंशजों ने संरक्षण दिया, जिसके वजह से विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। आपको पता है कि जो बौद्धकालीन पीरियड था वो भारत के लिए सबसे, एक तरीके से कह सकते हो कि शिक्षण, जो प्राचीन शिक्षण व्यवस्था है उसमें भारत का नाम बहुत अग्रणी था। यहाँ से तिब्बत हो, तुर्क हो, हर जगह के विद्यार्थी हो, चीन के हो, वो सारे लोग आते थे यहाँ पे पढ़ने, और जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार बहुत जोर से किया जाता था, ठीक है। तो क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग और शिक्षण संस्थाओं में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, तो बहुत कम कम जगह पे शिक्षण संस्थाएं थी, इस वजह से जो भारत शिक्षण व्यवस्था है उस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ज़्यादा पहुंचा, और बहुत देर समय तक इन्होंने इसको राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया, इसलिए ये 4 शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। अभी हम बात कर रहे थे कि जो द्वार पंडित होते हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से वो नाम है, क्या क्या बोले जाते थे, ठीक है। तो कनक के शासनकाल में जो द्वार पंडितों के नाम मिले हैं हमें, वो नाम ये हैं। जो पूर्व द्वार पे द्वार पंडित बैठते थे उनको आचार्य रत्नाकर शांति कहा जाता था। जो पश्चिम द्वार पे बैठते थे वो वागीश्वर कीर्ति बोले जाते थे। जो उत्तर द्वार पे बैठते थे उनको नरोग बोला जाता था, और जो दक्षिण द्वार पे बैठते थे उनको प्रज्ञा कर्मती बोलते थे, और जो प्रथम केंद्रीय द्वार पे होते थे उनको रत्न वज्र बोलते थे, और जो द्वितीय केंद्रीय द्वार पे होते थे उनको ज्ञान श्री मित्र कहते थे, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं। अगर पूछा जाए किससे संबंधित है तो ये विक्रमशिला आप कह सकते हो कि विश्वविद्यालय से संबंधित है, या फिर बौद्ध शिक्षण संस्थानों से संबंधित आपके नाम है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर हम वहीं पे बात करें कि इस विश्वविद्यालय की आखिर विशेषता क्या क्या थी, वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस विश्वविद्यालय के तहत हम विशेषताओं का अगर जिक्र करें तो इस विश्वविद्यालय में अध्ययन के विषय में क्या क्या पढ़ाया जाता था। व्याकरण पढ़ाए जाते थे, तर्कशास्त्र पढ़ाए जाते थे, मीमांसा होता था, तंत्र होता था, और विधिवाद आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। और इस विश्वविद्यालय से आचार्यों में दीपंकर श्रीज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ठीक है। तो दीपंकर श्रीज्ञान अगर आपके कोई एग्जाम में पूछ लिया जाए किससे संबंधित है तो वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या थे, वाइस चांसलर कर थे, और ये आचार्यों में श्रेष्ठ भी थे। ये बहुत पॉपुलर वहाँ के लोगों में एक थे। वे हीनयान, महायान, वैशेषिक, तर्कशास्त्र के विद्वान और तिब्बती बौद्ध धर्म के महान लेखक थे, ठीक है। कौन? दीपंकर श्रीज्ञान। अन्य विद्वानों में अगर मैं दीपंकर के अलावा बात करूं तो उनमें से ज्ञानपाद, वैरोचन, रक्षित, चेतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र, रत्नवज्र और तथागत रक्षित आदि नाम प्रसिद्ध हैं, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। अभी हम जितने भी एनसीईआरटी एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीट करा रहे हैं उनमें से हम जितने भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी डिटेल में आपको जानकारी प्रोवाइड कराएं, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम छूटे नहीं। तो सभी विश्वविद्यालय में लगभग उससे समर्थक जो भी लोग थे उनके नाम हम आपको बताने की कोशिश अवश्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन नामों को भी आपको याद रखना है कि ये जो नाम है ये आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। 12वीं सदी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में लगभग 3000 विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षण करने आते थे। कितने आते थे? 3000 विद्यार्थी। इनमें अधिकांश कौन होते थे? इनमें अधिकांश तिब्बत होते थे, ठीक है। तिब्बत में क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे अधिकतम हुआ करता था। तिब्बती छात्रों के आवास के लिए विश्वविद्यालय में एक विशिष्ट अतिथि गृह बनवाया गया था, ठीक है। जो तिब्बती छात्र थे उनके लिए आवास बनवाया गया था और विशिष्ट अतिथि गृह बनवाया गया था उनके रहने, उनके आवास के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक संपन्न विशालकाय पुस्तकालय भी था, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी में क्या था? एक पुस्तकालय की भी सुविधा थी।
विक्रमशिला 11वीं-12वीं शती में भारत का सर्वाधिक संपन्न, सुसंगठित, प्रतिष्ठित और विश्वविद्यालय था। इसीलिए तो ये विश्वविद्यालय इतना अहम है, इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्योंकि अपने 11वीं-12वीं शती में इन्होंने जो बहुत ख्याति प्राप्त की, इनका विस्तार हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। भारत को एक तरीके से शिक्षा का गढ़ समझे जाने लगा। बहुत सारे देशों से विद्यार्थी आके भारत में रहने लगे, बसने लगे। और इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा थी वो ये थी कि उस समय इस शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने के कारण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और ये नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही काफी क्या था, संपन्न था। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था भी काफी अच्छा था, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। नालंदा के समान ही इस विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य तिब्बत में भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार करना था, ठीक है। जिस तरीके से नालंदा एक गढ़ हुआ करता था बौद्ध शिक्षण का, उस तरीके से विक्रमशिला का भी उद्देश्य था कि तिब्बत के में भारत का जो सिविलाइजेशन था उस समय का, उसका प्रचार प्रसार कहना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना उसका मेन गोल हुआ करता था वहाँ के विद्यार्थियों का। अगर हम अब बात करें कि ये सारे तो हमने बात कर ली विशेषताओं का, और फिर अगर हम आगे बात करें कि आखिरकार ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, यहाँ पे किस तरीके से विक्रमशिला विश्वविद्यालय का पतन हो जाता है, तो 1203 में जो मुस्लिम आक्रांता जो बख्तियार खिलजी थे, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के दुर्ग को भ्रम में विध्वस्त कर दिया, ठीक है। इनको लगा कि ये कोई किला है सैनिकों का, ठीक है, एक दुर्ग है, इस वजह से इनको विध्वंस कर दिया। भिक्षुओं की सामूहिक हत्या कर दी तथा ग्रंथों को जला दिया, ठीक है। इस समय विश्वविद्यालय के कुलपति शाक्य श्री भद्र थे जब इस विश्वविद्यालय का खात्मा किया गया, ठीक है। माना जाता है ऐसा कि वो दुर्ग समझ के इस विश्वविद्यालय पे आक्रमण करवा दिए, जबकि एक कारण यही था कि उस समय बौद्ध शिक्षा, बौद्ध धर्म बहुत प्रचार प्रसार हो रहा था, तो इस वजह से एक इस्लाम जो धर्म था वो भी उसी समय, उसी के समकालीन उसका उद्भव होता है, और उसको बहुत ज्यादा चैलेंज मिलता है इस बौद्ध धर्म से, जिसके आक्रोश में खिलजी ने भारत के कई शिक्षण संस्थानों को, यहाँ के मंदिरों को, और जितने भी उस समय आक्रमण होते थे वो आक्रमण, मतलब जो हमारे शिक्षण व्यवस्था के गढ़ होते थे या फिर धार्मिक व्यवस्था के गढ़ होते थे, उन पे वो आक्रमण कराए जाते थे। इसी भ्रम के परिणाम स्वरूप या इसी आक्रोश के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ बहुत सारे प्राचीन शिक्षण संस्थाओं को क्या कर दिया गया, उसका विनाश कर दिया गया, विध्वंस कर दिया गया। तो इस तरीके से इस विश्वविद्यालय का जो है पतन हो जाता है बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये था विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जाने से पहले मैं अपने विद्यार्थियों को बता दूं कि ऐसे विद्यार्थी जो हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं, और जहाँ पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सभी अपडेट दिए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।